हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में, है ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन हम आज यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे, कैसे हम ग्राफ का प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होता क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब जो रिएक्टेंट होंगे वो इस बार दो होंगे और दोनों के कंसंट्रेशन पे हमारा क्या करेगा, अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा, तब कहलाएगा इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि मान लो दोनों अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता समान हो, मतलब ए और बी है दो, और दोनों पे डिपेंड कर रहा है आपका क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है, दो अभिकारकों पे डिपेंड कर रहा है, तब इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ए और बी दो रिएक्टेंट है इस बार, तो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है आपका जो उत्पाद बन रहे हो उसका रेट या उसका स्पीड रिएक्शंस का। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, एक है एथिल एसीटेट का क्षारीय अपघटन। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पर CH3COO C2H5। ये क्या हमारा इथाइल एसीटेट है, प्लस NOH के साथ रिएक्शन जब कराते हैं हम तो हमारा क्या बनता है, आपका बनता है सोडियम एसीटेट बन जाता है। ये सोडियम एसीटेट प्लस एथेनॉल बनता है, एथेनॉल C2H5। ठीक, C2H5OH। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका अभिक्रिया का वेग इस पे भी डिपेंड कर रहा है, अभिक्रिया का वेग इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, मतलब दो पे डिपेंड कर रहा है इस बार अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, दो पे डिपेंड कर रहा है, इथाइल एसीटेट पे भी कर रहा है और NOH पे भी कर रहा है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है एसिटिल्डिहाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको कैसे लिखेंगे, 2CH3CHO। ये क्या है, एसिटिल्डिहाइड है। उसके बाद उसका हम क्या कर रहे हैं, विघटन करा रहे हैं, है ना। तो रिएक्शंस क्या होगा देख लेते हैं उसको भी। तो ये बनता है, प्रोडक्ट हमारा बनता है 2CH4 बनता है और आपका 2CO बनता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको ये 2 मोल, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 मोल एसिटिल्डिहाइड चाहिए, एक नहीं चाहिए। कितना चाहिए, दो चाहिए। तो दो चाहिए मतलब दो रिएक्टेंट हो गया, और दो रिएक्टेंट यूज होने की वजह से ये भी क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप एक एक दो दो एग्जांपल भी लिख देंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से किसी को भी एक्सप्लेन करने में आसानी होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डेरिवेशंस पे, जहाँ पे आपको बहुत आसान से समझ में आते जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, माना सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, A प्लस बी से बन रहा है आपका प्रोडक्ट P। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हम दो कंडीशन हो सकता है, ए और बी की दोनों की सांद्रताएं, जो ए और बी है दोनों की सांद्रताएं समान हो सकती है, दोनों की सांद्रताएं या जो कंसंट्रेशन बोलते हैं जिसको, समान नहीं भी हो सकती है। तो हम मेनली हम फोकस करते हैं समान वाले पे। ठीक है, तो लिखा माना दोनों अभिकारकों ए और बी की प्रारंभिक सांद्रता कितना है, ए है। प्रारंभिक सांद्रता मतलब मैंने बोला था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सांद्रता कितना है बोल रहा है, ए है। इसकी भी सांद्रता ए है और अभी तो प्रोडक्ट बना नहीं है तो 0 है। तो t समय बाद ए तथा बी का x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। कितना, t समय बाद मतलब टाइम t पे कितना कितना चेंजेस हो रहा है, -x हो रहा है इसमें से भी, और इसमें से भी क्या हो रहा है, -x हो रहा है। वही x जा करके आपका प्रोडक्ट बना रहा है। अतः t समय पर a और b की सांद्रता कितना हो गया, देखो t समय पर a और b की सांद्रता कितना हो गया, a-x हो गया है। ठीक, तो अब हम आते हैं रेट ऑफ द रिएक्शंस की बात करते हैं, है ना। रेट ऑफ द रिएक्शंस को मैंने बताया था कि t समय पर रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो अभिकारक की सांद्रताओं के समानुपाती होता है। मतलब जो भी आपके a-x अमाउंट बचा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका क्या, आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ द रिएक्शंस को लिखने के लिए मैं आप अगर इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखते हैं हम dx/dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अभिकारक के सांद्रताओं की, मतलब दोनों को लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, dx/dt लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो a-x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि सेम है दोनों। अब इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, k लगाना पड़ेगा। तो dx/dt लिखेंगे, यहाँ पर लगा देंगे k a-x का स्क्वायर। अब हमें x और t अलग अलग एक साइड लिख लेते हैं। तो अगला है dx, a-x को एक तरफ ले आए तो a-x का स्क्वायर है ये, और इधर k है और इधर dt है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या कर रहे हैं, इसके बाद इस इक्वेशंस का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, समाकलन करने पर लिख दो या फिर इंटीग्रेशन करने पर। ठीक, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो
डी एक्स बाई क्या है इधर ए माइनस एक्स लिखते हैं, क्या इधर ए माइनस एक्स का स्क्वायर है और इधर के है और डी टी है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करना है, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा इस तरफ को, और दूसरा के तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो डी टी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मैं देख लेता हूँ, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे समझेंगे आराम से कि 1 बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए डी एक्स है, हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है, ये हमारा है ना। तो एक फार्मूला होता है 1 बाई एक्स डी एक्स का होता है ln x, ये होता है मैथमेटिक्स का एक फार्मूला। तो अब इसको तो भूलना नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास x तो है नहीं, हमारे पास क्या है a माइनस एक्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस एक्स को क्या मान के चलना पड़ेगा, x मान के चलना पड़ेगा। a माइनस एक्स को मैं क्या मान लूँ, अगर x मान लूँ तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं अब लिख सकते हैं 1 बाई ए माइनस एक्स की जगह x रखूंगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये dx यहाँ तक पहुँच गया है ना। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का भी फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता कैसे है। तो उसके लिए आपको इस वाले फार्मूले को ध्यान देना है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं फार्मूले को, है ना। तो इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स टू दी पावर एन का, अगर डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इसको लिखते हैं एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन, इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा इसको। तो सेम इस वाली इक्वेशन को थोड़ा मैं और सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 बाई एक्स का स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊं तो -2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 dx लिख सकता हूं। तो इस बार आप देखो n की जगह -2 आ गया, तब इस इक्वेशन पे रखूं तो x की जगह क्या लिखूंगा, -2 n की जगह +1, इधर लिखूंगा -2 +1। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स टू दी पावर -1 आ गया और इधर क्या आ गया नीचे में -1। तो -1 है तो माइनस तो लगाएंगे, साथ में एक्स टू दी पावर -1 है, अगर मैं इसको 1 बाई एक्स कर दूं तो +1 हो जाता है, याद रखेंगे है ना। अगर मैंने क्या किया, एक्स टू दी पावर -1 को क्या कर दिया, 1 बाई एक्स फॉर्म मैंने लिख दिया और नीचे में जो माइनस है वो यहाँ पर आ गया। तो इसका ओवरऑल कितना हो गया, 1 बाई एक्स माइनस के साथ। तो एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या माना था, ऊपर में देखो एक्स इज इक्वल टू मैंने माना है a माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखता हूँ -1 बाई ए माइनस एक्स। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक, इसका हमने निकाला जो हम देखा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आपको a माइनस एक्स को क्या माने हो, x माने हो, तो जब हम ऐसा कुछ भी मानते हैं ना तो उसका हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब a माइनस एक्स का, a माइनस एक्स का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स लगा देंगे, तो अलग अलग करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। याद रखना है आपको, जैसे a माइनस एक्स मैंने माना x को, मतलब मैंने किसको माना है, a माइनस एक्स को मान लिया है, तो उसको हमें डिफरेंशिएशन किया जाता है और जो इस वाले वैल्यू आया है, जो है ना, जो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आया है इसमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो d यहाँ पे देखो d बाई डी एक्स ए है, a हमारा क्या है, प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है जो कि फिक्स होता है, चाहे 2 मोल 3 मोलर पर लीटर हो, मोल्स पर लीटर हो, 10 मोल पर लीटर हो, ये क्या है, फिक्स होने की वजह से इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, ये dx और dx होने की वजह से इसका आंसर हो जाएगा -1। तो ये जो -1 है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओवरऑल क्या बचेगा आपका, सिर्फ बचा उसके बाद 1 बाई ए माइनस एक्स। तो ये इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा किसका, इस इंटीग्रेशन का, इस वाले इंटीग्रेशन का ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं 1 बाई ए माइनस एक्स हो गया इसका, और इधर क्या बचेगा के। अब बता दूं मैं, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, तो यहाँ पे लिखते हैं टी प्लस लिखेंगे सी क्या है हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है सी, ठीक। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा मैथमेटिक्स के जो फार्मूला उसको अच्छे से देखेंगे और याद रखेंगे, है ना, उसमें उसी के बेस पे बनता है। वैसे तो लिखने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई, आप इस इक्वेशंस को डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, बस आप लिख देंगे कि सॉल्व करने पर डायरेक्टली 1 बाई ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, अगर इतना आपको नहीं करना है तो, क्योंकि कर पाएँ तो करें, अदरवाइज अब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करना सीखना जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। अब हम देखते हैं प्रारंभिक समय पे, प्रारंभिक समय पर, है ना, जब स्टार्टिंग था, प्रारंभिक समय पर क्या होगा बताओ, टाइम जब t0 था
तो एक से कुछ बना था क्या? नहीं बना था, ऊपर में देख सकते हैं। जब टाइम क्या है 0 है, देखो टाइम जब यहाँ पर जब टाइम हमारे पास 0 था तो एक से कुछ बना, एक से हमारा 0 है, मतलब प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं। तो टाइम 0 था तब x को हम क्या रखेंगे 0, क्योंकि x कुछ बना ही नहीं है, वो तो टाइम t पे बना है ना। तो टाइम 0 पर x 0 है, तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, एक्स की जगह 0 और k t की जगह भी क्या रखेंगे 0 प्लस c। तो क्या बचा 1/a बचा, इधर 0 हो गया 0 प्लस c, तो इस c इज इक्वल टू क्या हो गया 1/a, ये हो गया c इज इक्वल टू 1/a। इसी c को इक्वेशन इस वाले में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम, c का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पर, तो ये है 1/a माइनस एक्स है, k की जगह k लिखेंगे, t की जगह t लिखेंगे, c की जगह क्या लिखेंगे 1/a, 1/a रखेंगे। तो अगर आप देखा जाए इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, 1/a को इधर ले आते हैं, तो 1/a को जब इधर ले आएंगे तो क्या होगा 1/a माइनस एक्स लिखेंगे, और तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे 1/a माइनस एक्स है, इधर आ गया तो 1/a, इधर क्या बचा के टी। तो अगर थोड़ा इसको पलट के लिख दिया हूँ, के टी इज इक्वल टू लिखता हूँ 1/a माइनस एक्स है, और ये है 1/a। तो इसको k इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/t, ये ब्रैकेट में पूरा लिखना पड़ेगा, 1 माइनस ए एक्स और 1/a। तो ये आपका होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। ठीक, इसको भूलेंगे नहीं, क्या है, यही है वेग समीकरण, किसके लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, मतलब रेट कांस्टेंट समीकरण लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ तक सॉल्व करना है। अगर आपको इसको थोड़ा और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, के मतलब नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू 1/t लिख देंगे, नीचे में क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स, और ऊपर में ए इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर हम और सॉल्व करें तो ए और ए कट जाएगा, देखो यहाँ पर और सॉल्व करते हैं तो 1/t हो जाएगा, और ए हो जाएगा माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस होके एक्स हो जाएगा, और इनसे में क्या बचेगा ए माइनस एक्स, तो आपको प्लस माइनस ए तो कट गया, तो बचा का 1/t बचा है, और ऊपर में बचा एक्स, नीचे में बचा ए माइनस एक्स, इधर है आपका के। तो ये आप ओवरऑल इक्वेशन बना, ये भी आपका कहलाता है वेग समीकरण ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसा भी आपको बनाना है, मेनली आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ तक भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बेस पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, बस एक ही ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं ग्राफी निरूपण बोलेंगे, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्राफिकीय निरूपण। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें देखो आराम से इसको समझना है, टेंशन नहीं लेना है, हमें ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट करना है पहले उसको देखना है। अगर आपको दिया जाएगा 1/a माइनस एक्स वर्सेस t के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, ऐसा करके ड्रॉ कर लें इसको, है ना, किसके बीच प्लॉट करना है, 1/a माइनस एक्स हमारे एक्स वाई एक्सिस पे है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, टी में क्या है आपका एक्स एक्सिस में t है। अब हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखो, तो k इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन में क्या है t है, और इधर है 1 माइनस एक्स है और माइनस ए है। तो सबसे पहले तो t को मैं फिर से वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ उधर, तो के टी लिख देते हैं 1 माइनस एक्स और 1/a। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जैसे कि मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब लिखेंगे हम, तो y की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, a माइनस एक्स वाई की जगह होना चाहिए, x की जगह क्या होना चाहिए t होना चाहिए, और बाकी जो बच गया वो c है। तो अगर मैं y की जगह इसको लिखूँ, इसी इक्वेशंस को बना दूँ, एक स्टेप और कर लेते हैं कि 1 माइनस 1/a को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो क्या होगा प्लस 1/a, ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। अब इसको नॉर्मली लिखूँ मैं 1/a माइनस एक्स को, और बाकी सबको इधर लिख दूँ तो k t और 1/a लिख देता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ है, उसको मैंने बस लिखा है ना। तो अब देखो इस इक्वेशंस को ध्यान से, ये अगर y है तो y चाहिए हमें, यही 1/a माइनस एक्स वाई में चाहिए था,
mx लिख दूं इसको और इसको c लिख दूं। तो x की जगह क्या चाहिए था हमें, देखो y की जगह हमें चाहिए था a माइनस एक्स, आ गया। x की जगह क्या चाहिए, t चाहिए, आ गया। तो m क्या होगा हमारा, k होगा, और c क्या होगा हमारा 1/a होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1/ax, सॉरी 1/a माइनस एक्स टी। तो हमारा स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना, k आ रहा है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है इसमें, तो स्लोप पॉजिटिव होने की वजह से ऊपर की ओर जाएगा। अब देखो यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या है 1/a है, c इज इक्वल टू क्या है 1/a है। तो 1/a होने की वजह से वो जीरो से तो स्टार्ट नहीं होगा, y एक्सिस को कहीं ना कहीं पे काटेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर वो काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, मतलब आपका स्लोप तो पॉजिटिव आ गया। स्लोप क्या आ गया, m इज इक्वल टू क्या आया है k, यही आपका स्लोप है। तो ये जो कटा पॉइंट है ना, ये पॉइंट का वैल्यू कितना है 1/a है। इंटरसेप्ट जो इंटरसेप्ट करता है, जो c का वैल्यू आता है 1/a, वही आपको उस पॉइंट पे काटे रहेगा वो, और बाकी जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका स्लोप है। अगर हम ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट करें और स्लोप हमारा मान लो माइनस के होता, तो हमारा ग्राफ इस टाइप से होता। लेकिन स्लोप हमारा क्या प्लस के है, तो ग्राफ हमारा ऊपर की ओर जाएगा। तो आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने आना चाहिए, फिर आप बहुत आसानी से कुछ भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।